We had discussed about the object class. Object class is the root of all the class in Java. A class which is not extends from object class. So by default, a class which is not extends from any class. So by default, it is extends from object class. एक क्लास अगर किसी भी क्लास से एक्सटेंड नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड होता है। ऑब्जेक्ट क्लास में दो मेथड रहता है, एक है इक्वल्स मेथड और एक होता है टू स्ट्रिंग मेथड। ये दोनों मेथड रहता है, इक्वल्स मेथड और अनदर है टू स्ट्रिंग मेथड। तो पहले हम यूज करेंगे इक्वल्स मेथड फॉर चेकिंग द इक्वालिटी। इन द टू वे वी हैव टू चेक द इक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल we're using equals operator, another we're using equals method। तो ये दोनों तरीका से हम एक ऑब्जेक्ट का इक्वालिटी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ इक्वल इक्वल ऑपरेटर एंड बाय यूजिंग ऑफ इक्वल्स मेथड। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? हम जो वैल्यू है हम दो तरीका से स्टोर कर सकते हैं। एक है वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, एक है ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो वी स्टोर द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ए वेरिएबल और इन द फॉर्म ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अभी क्या है, जब हम कोई स्ट्रिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे कि एक वर्ड हो गया, तो उसको स्टोर करने के लिए एक आरे डिफाइन, एक ऑटोमेटिक एक स्ट्रिंग आरे बन जाता है। उस आरे में सारा वैल्यू स्टोर होता है। जैसे कि क्या होता है, मुझे कुछ वर्ड स्टोर करना है तो ये आरे बन गया। तो यहाँ पर सपोज मुझे हेलो स्टोर करना है, एच ई, देखो यहाँ पर हर एक स्ट्रिंग में एक एक वैल्यू स्टोर हो गया। ये आपका हो गया जीरो इंडेक्स, ये हो गया वन इंडेक्स, ये हो गया टू इंडेक्स, ये हो गया थ्री इंडेक्स, ये आपका हो गया फोर इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स नंबर में ये सारा वैल्यू स्टोर होता है। अगर आप हम एक वर्ड स्टोर करते हैं तो वर्ड में ये आरए में स्टोर हो जाता है। तो वेरिएबल जो है हम दो तरीका से स्टोर स्टोर कर सकते हैं। एक है ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं और एक है वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है ना, हम सपोज स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन और इंटीजर ये सब हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने डिफाइन किया स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू हेलो, यहाँ पर डिफाइन किया। और एक तरीका से हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। तो इन द टू वे वी स्टोर ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू हेलो, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो। ओके, हम ऑब्जेक्ट में स्टोर, ये है आपका वेरिएबल में स्टोर हुआ है और एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ है। ऑब्जेक्ट में जब स्टोर होता है, it doesn't contain the value of its own, it contain where your value is stored। अभी हम
इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड हम चेक करेंगे। सपोज एक आदमी दिल्ली में है और पूछेगा, हम इसको पूछेंगे राष्ट्रपति भवन कहाँ कहाँ है, वो हमको दिखा देगा। और एक सपोज वेस्ट बंगाल में है और उड़ीसा में है, तो हम उसको पूछेंगे राष्ट्रपति भवन क्या है, कहाँ है, हम दिल्ली बोलेंगे और प्रॉपर एड्रेस बोलेंगे। सो बोथ आर गिविंग द सेम एड्रेस, but the person present at Delhi and giving a reference to the Rashtrapati Bhavan, and the person is present at Odisha, West Bengal, and giving a reference to the Rashtrapati Bhavan is different. The distance is unequal. Equal operator determine if the two references are identical to each other. Equals method determine if the objects are equal but not necessarily identical. Objects are equal but not necessarily identical. इसका मतलब क्या है? हम अगर ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करेंगे और दोनों वैल्यू सेम है, हम इक्वल इक्वल ऑपरेटर लेकर चेक करेंगे तो ये हमको गलत दिखाएगा और फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि आप वैल्यू रेफरेंस में स्टोर कर रहे हो। डिस्टेंस फ्रॉम उड़ीसा टू दिल्ली एंड add Delhi to the president of his is different. So in the equal operator, it gives you false. But in the equals method, in every cases, it is giving you true. तो ये कैसे होता है, एक प्रोग्राम के हेल्प लेकर मैं समझाता हूँ। तो चेक फॉर दिस प्रोग्राम। सो चेक हियर वी जस्ट अ मिनट।
Okay, so here we storing string A, new string hello, string B equals to new string hello. If I pass if A dot equals B, A dot equals B, then what happens? Check here. So first I Java C equality dot Java. Here we're using string A equals to hello, string B equals to hello. तो A एंड B में हेलो स्टोर है, तो हम इक्वल्स मेथड को यूज करके चेकिंग कर रहे हैं दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये आपको इक्वल्स शो किया। अभी हम क्या करेंगे ना, इक्वल्स मेथड को कमेंट डाल देते हैं। नाउ वी हैव टू चेक द टू वैल्यू बाय यूजिंग ऑफ इक्वल्स ऑपरेटर लेकर हम चेक करेंगे। जब हम इक्वल्स ऑपरेटर लेकर चेक करेंगे, यहाँ पर इनइक्वल दिखाएगा, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं तो उसका मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट रहता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जो एक आरए में स्टोर होता है तो उसका रेफरेंस अलग हो जाता है, लेकिन इक्वल्स मेथड में ये चीज काम नहीं करता है। ये आपका वैल्यू देखता है, रेफरेंस को नहीं देखता है। तो यहाँ पर इक्वल इक्वल ऑपरेटर ये दोनों चेक करता है, आपका वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए और आपका रेफरेंस भी दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर आपको ये ऑपरेटर आपको शो करेगा। समझ में आया? यस सर। सर ये इक्वल मेथड मैं यूज क्यों करूंगा, बट जैसे मेरा सिंपल काम अगर मुझे इक्वल अगर देना है तो ए इक्वल इक्वल टू करके कर सकता हूँ मैं, बट इक्वल मेथड यूज कहाँ पे करूंगा मुझे कभी करना पड़े। जब आप ऑब्जेक्ट में डेटा पास कर रहे हो तो उस वक्त आपको इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वल्स मेथड यूज करना पड़ता है। वैल्यू में स्टोर है, वेरिएबल में स्टोर है, उसका इक्वल्स मेथड चेक करने के लिए इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट में पास करेंगे, दोनों वैल्यू आप इक्वल देने से भी बीच बीच में एरर आता है, तो इसलिए हम इक्वल्स मेथड यूज करते हैं। तो वहां पर चेक होता है कि वैल्यू भी चेक होता है और यहाँ पर रेफरेंस जो है वो इग्नोर हो जाता है, तो आपको करेक्ट आउटपुट आपको दिखाता है। ओके सर। टू स्ट्रिंग मेथड इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या है? दिस मेथड कन्वर्ट ए ऑब्जेक्ट टू ए स्ट्रिंग। अगर कोई भी वैल्यू आप ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हो तो ऑब्जेक्ट का कोई भी फॉर्मेट नहीं रहता है। सो ऑब्जेक्ट को एक रीडेबल फॉर्मेट में शो करने के लिए हम यूज करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड। तो टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज टू कन्वर्ट ए ऑब्जेक्ट इनटू ए
readable format. Use this method during the string concatenation. When you concat the two string or join the two string, then at that timing we're using toString method. Override this method to provide the information about a user defined object in a readable format. किसी भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट को एक रीडेबल फॉर्मेट में शो करने के लिए हम यूज करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड. यूज द रैपर क्लास टू स्ट्रिंग मेथड टू कन्वर्ट द प्रिमिटिव टाइप टू ए स्ट्रिंग. किसी भी predefined object or wrapper class is what actually the object orientation is implemented in the java in the wrapper class. क्योंकि यहाँ पर जो डेटा टाइप भी है वो ऑब्जेक्ट के मदद से काम करता है. देखो, java is not a full object oriented because it is support the primitive data type like int and string. but ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है ना, आपका डाटा टाइप भी एक क्लास के हिसाब से काम करेगा. तो रैपर क्लास में वही डाटा टाइप क्लास के हिसाब से मैनिपुलेट होता है. यूजर use the wrapper class to string static method to convert primitive type to a string. Okay. So Java programming language provide a wrapper class to manipulate the primitive data element at the object. Each Java primitive data type has the corresponding wrapper class. Okay, तो यहाँ पर किसका किसका एक रैपर क्लास है हम आपको दिखाते हैं. See there, the primitive data element and its wrapper class. So boolean, its wrapper class is boolean. For char, wrapper class is character. For byte, wrapper class is capital byte. For short, capital short. Int, integer. Long, long value. Float, float. Double, then double. So these are all primitive data element and its wrapper class. Boolean, char, short, integer, long, float, and double. These are the wrapper class. Primitive ये सारा चीज primitive data element है, ये इसका wrapper class object है. तो अभी हम क्या करेंगे ना, प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को कैसे रैपर क्लास में कन्वर्ट करेंगे.
ये आप हमारा primitive data element int pint 420. Now we convert this primitive data element into the form of a object, integer wint, new integer pint. Okay, so now this primitive data element is stored in the form of a object. तो ये जो प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है बॉक्सिंग. तो बॉक्सिंग इज द प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए ऑब्जेक्ट. एंड अगेन आपका जो अनबॉक्सिंग है इसको बोला जाता है अनबॉक्सिंग. ओके, अनबॉक्सिंग का मतलब क्या है ना, जो प्रिमिटिव डाटा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में अगर जो वैल्यू स्टोर है उसको अगेन में कन्वर्ट करके प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट में स्टोर करूंगा, इसको बोला जाता है अनबॉक्सिंग. The boxing means when you store the value in a variable and you again convert to into the primitive, again convert to the object. Primitive data element को object से अगर हम manipulation करते हैं, एक concept को बोला जाता है boxing. Again object को लेकर primitive data element में convert करते हैं तो उसको बोला जाता है unboxing. ऑब्जेक्ट के मदद से क्या होता है ना, हमारा जो इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे तो वही सिर्फ एक ही क्लास और एक ही पेज के अंदर वो एक्सेस हो सकता है. तो इसलिए क्या होता है ना, किसी दूसरा जगह पर आपको ट्रांसफर करना है और वैल्यू को मूवमेंट करना है तो ये ऑब्जेक्ट की मदद से ही होता है. तो इसलिए हमको ज़रूरत पड़ता है ऑब्जेक्ट का. तो ऑब्जेक्ट में अगर हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो यू कैन ट्रांसफर दिस वैल्यू टू अदर लोकेशन. ओके. यस सर. उसके बाद होता है ऑटो बॉक्सिंग. ऑटो बॉक्सिंग फीचर इट एनाबल यू टू डिजाइन एंड रिट्राइव द प्रिमिटिव टाइप विदाउट द नीड फॉर ए रैपर क्लास. रैपर क्लास का बिना मदद से हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. आई एन टी पी आई एन टी इक्वल टू 420. ना ये जो पी आई एन टी है वो आकर प्रिमिटिव डाटा ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा विदाउट यूज ऑफ न्यू कीवर्ड. हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं किए हैं तो डायरेक्टली वैल्यू आकर इधर स्टोर हो जाएगा. फिर ये ऑब्जेक्ट को लेकर फिर से डायरेक्ट हम प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट में स्टोर कर सकते हैं. तो इसको बोला जाता है ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग. इसको बोला जाता है ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग. विदाउट द न्यू कीवर्ड वी आर डायरेक्टली रेफरेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट. देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं. Okay, so here int a is equals to 20, integer I equals to new integer a. That means I store this integer value a into the object.
अभी ऑब्जेक्ट में आई में आपका वैल्यू स्टोर है, तो आई को लेकर मैं फिर जे में स्टोर करता हूँ। तो जे इज व्हाट, अनदर वेरिएबल। यहाँ पर बॉक्सिंग हुआ, फिर यहाँ पर अनबॉक्सिंग हुआ। यहाँ पर बॉक्सिंग किए, फिर ऑब्जेक्ट को लेकर प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट में स्टोर किए, यहाँ पर अनबॉक्सिंग हुआ इधर। The base value is a value is 20. So after boxing the value is stored in the I, so it is also 20. Now I is now stored in the J. Now again it is unboxing, means from the objects आकर फिर से primitive data element में store हुआ. So in every part we are getting the same result, that is 20. तो सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अभिमन्यु 1 minute। यस सर।
ये दूसरा एग्जांपल है। The integer a equals to new integer 3, then int I a dot int value method. Now we store the value 3, integer a equals to new integer 3, then int value a dot int value. That means what? We convert this object and we store in the I. Then now here we are using unboxing, means directly we store a into j. तो a का जो वैल्यू है डायरेक्टली हम j में स्टोर कर रहे हैं। देखो तीनों केसेस में ये 3, a का वैल्यू 3 है, i का वैल्यू 3 है और j का वैल्यू 3 है। a is 3, i is 3 and j is 3. Okay, so now সেটা একটা নম্বর হয়নি, এটা আছে জুলাই কেটে দিয়ে করলে এটা হবো তো, সেটা আপলোড হয়নি, এটা হবো। next comes to the final keyword. The final keyword is used for security reason. It is used to create a class that serves as a standard. It implements the following restriction. You cannot subclass a final class. अगर हम कोई भी क्लास को फाइनल डिफाइन करते हैं तो उसको हम सब क्लास बाय इसको इनहेरिट नहीं कर पाते हैं। This is used for security reason and basically by using of final we can, like you can say, like it is used for a constant. अगर किसी चीज़ को आपको constant डिफाइन करना है तो हम इसको फाइनल डिफाइन करते हैं। It implement the following restriction. You cannot subclass a final class. एक फाइनल क्लास को हम सब क्लास नहीं कर सकते हैं, इनहेरिटेंस पास नहीं कर सकते हैं। You cannot override a final method. A final variable is a constant. If you make a variable as constant, then make it as final. All method and data member in a final class are implicitly final. All method and data members in a final class are implicitly final. अगर आप एक क्लास को फाइनल डिफाइन करते हो, क्लास के अंदर
जो भी वेरिएबल एंड फंक्शन है वो ऑटोमेटिक फाइनल हो जाता है। फाइनल का मतलब क्या है ना, अगर आप वेरिएबल को फाइनल डिफाइन करते हो, वो दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकता है। कोई भी मेथड को अगर फाइनल डिफाइन करते हो तो वो इनहेरिट और ओवरराइड नहीं हो पाएगा। कोई भी क्लास को अगर फाइनल डिफाइन करते हो वो उसमें इनहेरिटेंस पास नहीं होगा। So you can set the final variable once only, but that can assignment can occur independently of the declaration. This is called as a blank final variable. कोई भी वेरिएबल को अगर हम फाइनल डिफाइन करते हैं बट वी आर नॉट इनिशियलाइजिंग इट, हम फाइनल वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेकिन हम इसको इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे, तो इसको बोला जाएगा ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। Blank final variable is what? When you define a variable as final and you are not initializing it. So that is called as a blank final variable. You can set the final variable once only, but that assignment can occur independently. The declaration is called as the blank final variable. Okay, समझ में आया blank final? Yes sir. और फाइनल का काम क्या होता है कांस्टेंट, रेस्ट्रिक्शन, ऐसी ये सारे चीज डालने के लिए हम फाइनल यूज करते हैं। A final variable is not initialized in its declaration, its initialization is delay. A blank final instance variable must be assigned. Blank final local variable can be set at any time of method body. अगर वेरिएबल को अगर आप ब्लैंक डिफाइन करते हो, आप किसी भी समय पर इसको यूज कर सकते हो। It can be set only once.
तो यहाँ पर प्रोग्राम देखो, क्लास बाइक 9, एक क्लास के अंदर एक फाइनल वेरिएबल डिफाइन किया गया, फाइनल INT स्पीड लिमिट 90, देन void run फंक्शन। तो यहाँ पर देखो, ये जो 90 है, 90 यहाँ पर फिर से रीइनिशियलाइजेशन हुआ। तो फाइनल वेरिएबल क्या बोलता है, अगर आप कोई भी वेरिएबल को फाइनल डिफाइन करते हो और वंस आप इनिशियलाइजेशन कर दिए, अगर आप इसको दोबारा रीइनिशियलाइजेशन करोगे तो यहाँ पर एरर दिखाएगा। तो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी रीइनिशियलाइज अगेन एंड अगेन, इट ओनली स्टोर वंस। क्लियर? यस सर। जावा फाइनल मेथड, तो क्लास बाइक फाइनल void run, देन फाइनल void run, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया। ओके, देन क्लास होंडा एक्सटेंड्स फ्रॉम बाइक, तो यहाँ पर भी हम रन मेथड यूज किए, मतलब फाइनल यहाँ पर डिफाइन किए, फिर यहाँ पर फिर से हम void run यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा ना, आपका एरर आएगा, बिकॉज अगर आप एक वेरिएबल को फाइनल डिफाइन करते हो फिर से उसको एक चाइल्ड क्लास में यूज करोगे, देन ये आपको एरर आएगा। जावा फाइनल क्लास बाइक क्लास होंडा 1 एक्सटेंड्स बाइक। अगर आप एक क्लास को फाइनल डिफाइन करते हो, फिर से अगर आपको इसको रीइनिशियलाइजेशन करना है फाइनल क्लास बाइक, अगर फिर से आप इनहेरिटेंस पास करते हो तो इट शोज एन एरर, कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आपको शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनल यूज किया गया, फिर से आप एक्सटेंस यूज करते हो। तो इसका मतलब क्या है ना, एक फाइनल वेरिएबल को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो, अगर आप करते हो तो एरर दिखाएगा। ये वाला आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तो फाइनल खत्म करेंगे। ओके, तो कल इसको ओके कंप्लीट सर। करेंगे। ठीक है, चलो।